नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। विचारक ओशो के मुताबिक दुनिया में किसी भी गुनाह की सजा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ सवाल माइनिंग गेट का है, जिसमें एक सीनियर आईएएस अफसर पकड़ में आ चुका है। राजनीतिक साठगांठ की बात भी होने लगी है। ऐसे में फिर से चर्चा में बजट सत्र के वो आरोप भी आने लगे हैं जिनमें 4 सीमेंट कंपनियों को बिना नीलामी के खानों का आवंटन करने की बात सामने आई थी। सवाल टोंक की बनास नदी में होने वाले खनन को लेकर भी सामने आए हैं। क्या हो रहा है नीम का थाना और अरावली के खनन को लेकर? क्या सब जगह खुलेआम रिश्वत का खेल हो रहा है? क्या इसी तरह से नियम ताक पर रखकर बिना खनन नीति के खाने बांटी जा रही है? क्या भ्रष्टाचार के इस खेल में नेता अफसर वंडरबाज यूं ही करते रहेंगे और करते आए हैं? सवाल सबसे बड़े घूसकांड का है, सवाल घोटालों की खान का है। बिग फाइट लाइव में चर्चा जारी है। घोटालों की खान पर बात होगी चर्चा में। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक गोवर्धन वर्मा जी हमारे साथ हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ हैं। पूर्व एडीजी पीएन रछोया जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करेंगे जिसमें तमाम सवालों की बात सामने आती है। आखिर किस तरह से राजस्थान में तस्वीर बदली? राजस्थान में खान का खजाना कितना बड़ा है, इसका राज बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से साफ हो जाता है। कैसे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अफसर अशोक सिंघवी अपने माहतात अतिरिक्त खान निदेशक पंकज गहलोत के जरिए खनन पट्टों से हाथी रोक के बदले 22 करोड़ रुपए की डील तय कर लेता है। खनन के पट्टों को मंजूर कर देता है और ना तो खान मंत्री जागते हैं और ना ही सरकार को इसकी भनक लगती है। ऐसे में लगता ये भी है कि क्या ऐसा संभव है? खैर, जांच के दूसरे दिन कार्रवाई के घेरे में एक वर्तमान विधायक के साथ ही पूर्व विधायक भी घिरते नजर आते हैं। एसीबी की टीम को विधानसभा जाकर पूछताछ करनी पड़ती है। उधर सिंघवी का करियर भ्रष्टाचार के इस खेल में दो तरफा मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सिंघवी ने अपने करियर में बीते 10 साल के दौरान करीब 5.5 साल खान और पेट्रोलियम विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के पद को संभाला है। पिछली भाजपा सरकार के समय दिसंबर 2005 से जनवरी 2009 तक सिंघवी इसी विभाग में रहे और इस बार भी उन्हें दिल्ली से बुलाकर खान विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। इस बीच अहम सवाल टोंक का भी है, जहां से बनास बहती है और इसी बनास के पेट को काटकर अंधाधुंध बजरी निकाली जा रही है। कहा जाता है कि इस बजरी में नोटों की नदी का राज छिपा है। जाहिर है बड़े घोटालों की खान तो यहाँ भी है, पर इस पर ना तो सियासी आकाओं की जुबान खुलती है और ना ही अफसर कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाते हैं। आलम यह है कि बनास के बीसलपुर प्रतिबंधित क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन जारी है। यूं तो नदी की 2 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह की लीज नहीं दी गई है। बावजूद उसके प्रशासन की आंख बंद होने के कारण खनन माफिया रॉयल्टी और बाड़ी की जमीन के नाम पर लाखों रुपया अवैध तरीके से वसूल रहे हैं। हाईकोर्ट ने 3 मीटर गहराई तक खनन का नियम बनाया था, पर किसी भी इलाके में इस नियम की पालना नहीं होती है। इस लूट में अब स्थानीय पेटा काश्तकार भी शामिल हो गए हैं, जो अपने कब्जे वाली बाड़ियों पर अधिकार बताकर ट्रैक्टर चालकों से एक ट्रॉली बजरी पर 100 से 200 रुपये वसूल लेते हैं। मतलब दिन भर में हजारों रुपये एक काश्तकार। तो लीज धारक तक ये मामला एक दिन में करोड़ तक पहुंच जाता है। एक सवाल खनन करने वालों को मिली सरकारी सुरक्षा का है। किसके कहने पर बनास में आरएसी की 2 कंपनियां तैनात की जाती है और किसके इशारे पर बनास नदी के बहाव क्षेत्र में अस्थायी सड़क खड़ी कर दी जाती है? पता नहीं। जब सवाल खनिज अभियंता से किए जाएं, तो वादा जांच के बाद कार्रवाई का होता है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। खनन की इस लूट का दायरा अलवर जिले के बल्लाना, केसरपुर और आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है। यहाँ भी कलेक्टर तक मामले की जानकारी है, पर बोलने के लिए तैयार कोई नहीं। आखिर क्यों प्रशासन की बोलती बंद है? क्यों जनप्रतिनिधि सवाल उठाने के बावजूद लाचार हैं? क्यों खान मंत्री की कहीं चलती नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसके आगे अधिकार हासिल करने वाले ये तमाम लोग चुप रहने के लिए मजबूर नजर आते हैं?
ऐसे में अगर एक अफसर घूस में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील करता है तो ये भी अब मुमकिन लगता है कि ये तार राजनेताओं से भी जुड़े हैं। ये तार बड़े कारोबारियों की मिलीभगत पर इशारा करते हैं। घोटाले की ये खान अवैध खनन के साथ साथ कुदरत के साथ खुले खिलवाड़ पर उंगली उठा रही है, जिसका एक सिरा अशोक सिंघवी तक जुड़ा है तो दूसरा सिरा एसीबी फिलहाल खंगाल रही है। ऐसे में लाजमी है कि एक सवाल उठता है, क्या प्रदेश में खान आवंटन नीति को ताक पर रखकर किया गया है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले गोविंद डोटासरा जी, आपका रुख करूंगा। मार्च 2015 के विधानसभा सत्र की बात करेंगे, बजट सत्र की बात करेंगे। एक मसला सरकार को ध्यान में आपने दिलाया था, एक सवाल सदन में खड़ा किया था, मसला था खान आवंटन को लेकर जिस नीति का जिक्र किया गया उस पर तस्वीर साफ करना चाहते हैं। क्या इसी और आपका इशारा था उस दौरान? इस और भी इशारा था, और वो जो हमने इशारा किया था वो तो अभी तक बाकी पड़ा है जांच करना। मैं ये कहना चाह रहा था कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम नीलामी से खानों को आवंटन करेंगे। उनका ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जारी हो गया था, प्रस्ताव आ गया था राज्य सरकार के पास में कि हम नीलामी से करने जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है क्या? राज्य सरकार ने उसका जवाब केंद्र को भिजवाता था कि भाई बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, हम माइनिंग को नीलामी से कर लेंगे। लेकिन उसी दौरान यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और सरकार के इशारे के ऊपर 1000 से अधिक खाने आवंटित हुई, जिसमें 4 बड़ी सीमेंट कंपनियों को ब्लॉक दिए गए, जो हमारे समय में 4 साल से ब्लॉक बनाए हुए थे लेकिन हमने नहीं दिए। बार बार हमने लिखा कि हम नीलाम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नीलाम नहीं इसका तो जवाब दिया था राजकुमार रेणवा ने सदन में, कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया है। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा था कि ये ब्लॉक आपने बनाए थे लेकिन हमने अच्छी रेपुटेड सीमेंट कंपनियों को दिया है। हमने ये कहा था कि ये नीलामी से होते तो 2000 करोड़ रुपए की राजस्थान के प्रदेश को आय होती और उससे प्रदेश का विकास का काम होता। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। उसके बाद में जो चला इस 12 महीने 1.5 साल में, जब से ये सिंघवी साहब दिल्ली से लाए गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इनको एक सरकार की तरफ से टास्क दिया गया कि आपको ये करना है और उसमें किस तरीके से ये लिप्त रहे। 8 खानों की बात है, इस तरह की हजारों खाने मिलेंगे। ये मसला लंबा जा सकता है। संदीप शर्मा जी, जाएगा 100%। आप जिस सरकार में है उस पर साफ तौर पर आरोप लगे हैं माइनिंग गेट में, क्या सरकार लिप्त है? मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पर सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के टाइम बड़े घोटाले चाहे केंद्र सरकार में देखने को आते थे, वो अब पूरी तरीके से हमारे यहाँ आज एक भी घोटाला आपको सुनाई नहीं दिया होगा। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी ये क्या है? पूरी तरीके से हमारी लगाम है। ये घोटाला नहीं है। परिपाटी कांग्रेस की चली आ रही थी, अधिकारियों को शरण देना, शेल्टर करना, ये हमारी सरकार के बिल्कुल ये माइनिंग घोटाला नहीं है क्या? पूरी ताकत के साथ भ्रष्टाचार मिटाने में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसके लिए सरकार को धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कह रहे हैं कि ये शुरुआत से होता आया था। मैं ये समझू आप ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत से होता आया था इस सरकार ने उस पर 1.5 साल बाद ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल, लगातार जैसे जैसे कोई भी घोटाले या इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, सरकार पूरी तरीके से उसमें गंभीरता के साथ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे रहती है। पीएन रछोया साहब, आपकी नजर क्या कहती है? खाकी ने जांच की, खाकी ने इस मसले को सामने लाकर रखा, आपकी नजर क्या कहती है? तजुर्बा क्या कहता है? मैं ये मानता हूं कि रोटी में दिए गए जहर का तो इलाज है, कान में फूंके गए जहर का कोई इलाज नहीं। भूखे पेट रोटी का तो इलाज है, पर रुपए की भूख का कोई इलाज नहीं है। ये रुपए की भूख जो है, अशोक सिंघवी हो या पंकज हो या कोई भी हो, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये जो कार्रवाई की गई है, ये केवल एक छोटा सा 0.1% ही है। इससे ये चीज तो सिद्ध हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष में टोटल मैक्सिमम 6000 IAS अफसर है जो 125 करोड़ जनसंख्या के ऊपर प्रशासन करते हैं।
यदि उनमें ही गिरावट आ गई तो फिर हम कहाँ जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा? IAS अफसर ही गिर गए जी, उनके मोरल वैल्यूज ही गिर गए। बनावत साहब, खान विभाग को भ्रष्टाचार की एक बड़ा केंद्र समझा जाता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। राज्य में जो ताजा मामला है वो इस बात की पुष्टि भी कर देता है। ऐसे हालात में आपके जो प्रशासनिक तजुर्बा है उसके हिसाब से जानना चाहेंगे, जब ये तार खुलेंगे तो अफसरों के साथ साथ राजनेता भी इसकी लपेट में आते नजर आएंगे। देखिए, अभी रछोड़ा साहब ने कहा बात सही है। देखिए, कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति लोभ के कारण ये करता है, जो अनावश्यक कई तरीके अपना करके अपने जो स्वार्थ सिद्धि का, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि कहावत है कि एवरीबडी कैन हैव एनफ फॉर हिज नीड बट देयर विल बी नथिंग एवर एनफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो ग्रीड का या लालच का कोई सीमा नहीं है, अंत ही नहीं है। तो जितना चाहें आप, मैं साल भर की तनख्वाह एक दिन में भी आप गलत तरीके से कमा लें तब भी लोगों को लगेगा कम पड़ रहा है। इसके दो ही तरीके मुझे लगता है इसमें कारण। एक तो ये होता है कि जो व्यक्ति ये कि रिस्क कितना है और गेन कितना है, किसी व्यक्ति को लगता है कि भ्रष्ट होने में जोखिम कम है और मुनाफा ज़्यादा है तो वो भ्रष्ट होता है। जिस समय ये लगेगा कि जोखिम अधिक है और मुनाफा कम है, जिसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप जैसे अभी आज जो ये कार्रवाई हम देख रहे हैं इसके अंदर कि शायद अब कई लोगों को लगेगा कि नहीं, ऐसा करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है और फ़ायदा अधिक नहीं है, तो कोई भी मूर्ख नहीं होगा करेगा। लेकिन अगर या तो संस्कार इतने प्रबल हों बचपन से, सब आपकी बात का इशारा मैं समझ रहा हूँ, अगर सरकार की ढील रही तो फिर कोई भी अफसर लापरवाह हो सकता है। और गोवर्धन जी, यही सवाल है, सरकार ने ढील क्यों दी? नहीं, मैं तो इसमें यह कहना चाहूंगा कि आज तक जितनी भी जो एसीबी की जो कार्रवाई हुई है राजस्थान में, मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। एक साथ में इतना बड़ा घोटाला निश्चित तौर पर ये सामने आया है। संदीप जी ने जिस बात को कहा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा, लेकिन एक अफसर की आपकी सरकार के राज में कैसे हिम्मत होगी, सवाल इसका है। नहीं, ये तो तो सरकार ने कार्रवाई की है ना। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गुलाब जी को कि वास्तव में उन्होंने तुरंत प्रभाव से इतनी बड़ी कार्रवाई राजस्थान में नहीं, मैं तो सोचता हूं कि राजस्थान में तो हमने सुना ही नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ में हो सकती है। क्यों घोटालों में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं खाना आवंटन हुआ, ये हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये तो नीति पहले से तैयार थी इनकी। और ये जो ब्लॉक जो आवंटन किए गए थे तो ये तो इन्होंने, कांग्रेस ने गहलोत जी की सरकार में पहले करके गए थे। डॉक्टर सर साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे? जवाब लेके ब्रेक पर जाऊंगा मैं। ऐसा है, हमने ब्लॉक बनाए, आवेदन लिए, लेकिन हमने नीलाम करने के लिए उनका आवंटन नहीं किया। आपने ब्लॉक तो और बनाए थे ना? इन्होंने ब्लॉक बनाए ना, बनाए थे। ब्लॉक बनाए वो थे नहीं ना? बनाता वो ब्लॉक क्यों बनाए? क्यों नहीं बनाए? ब्लॉक तो बनाए ब्लॉक आपने। तो भाई मिनरल के गोवर्धन जी और संदीप जी, सवाल इस बात का नहीं है, ब्लॉक आवंटन की नीति को लेकर बात हो रही है कि आपने नीलाम किया या आपने धड़ल्ले से बांट दिए। आपकी केंद्र सरकार ये कह रही है नीलाम कहेंगे कि करना आपने है। नीलामी की प्रक्रिया अपनाई थी या खुले टेंडर छोड़ दिए? वो तो सरकार जिस प्रकार से जनता के हित में काम हो उस प्रकार से ये जनता के हित में है क्या? ये जनता के हित में है क्या? जिस प्रकार से संदीप जी, जहाँ आपको खान का आवंटन भी करना होता है, खनिज आवंटन भी आवश्यक है जी, अन्यथा सारे काम ही रुक जाएंगे आपके सीमेंट के ये वो। लेकिन यदि कहीं गलत हुआ तो उस चीज को गंभीरता पूर्वक लिया गया है और निश्चित रूप से आगे नहीं, वो तो एक दिन में 1000 कार्रवाई ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि जिस प्रकार। चलिए सवाल सीधा सा है, 1000 खानों का आवंटन एक दिन में किया गया, ये मसला भी है। सवाल टोंक में बहने वाली बनास नदी का है जिसमें बजरी खनन हो रहा है, वहां भी नियम ताक पर है। हाईकोर्ट की जो आदेश है उनकी अवहेलना हो रही है। सवाल इस घोटाले का है जो ताजा सामने आया है। एक अफसर, IAS अफसर अगर 22 करोड़ रुपए घूस में लेता है तो फिर इसके तार कहां से जुड़ते हैं? फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए, चर्चा जारी है माइनिंग गेट पर। अपने आदमियों को, राजनेता अपने आदमियों को ऑपलाइज करते हैं, उनमें प्रशासनिक बॉडी और इन दोनों का गठजोड़ होता है और अपने लोगों का, चाहे प्रशासनिक बॉडी हो चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, ये अपने आदमियों को ऑपलाइज करते हैं और इनकी भी निश्चित तौर से जांच होना चाहिए।